ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर काम कर रहे शासकीय सेवकों को राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त किया जाएगा। कोरोना संकट और लॉकडाउन से प्रभावित कामगारों की सहायता के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों के 9 विकासखंडों में लेबर्स रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। धनतेरस के साथ ही आज से हुई 5 दिनों के दीपावली पर्व की शुरुआत, बाजारों में दिख रही रौनक। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्य कर रहे शासकीय सेवकों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है, अन्य ऐसे सभी शासकीय कर्मचारियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं, जो फर्जी या गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्थगन आदेश प्राप्त सभी प्रकरणों में शीघ्र सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को राज्य गठन के बाद से अब तक फर्जी तथा गलत जाति प्रमाण पत्र के कुल 758 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें जांच के बाद 257 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। सबसे अधिक 44 मामले स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन शासकीय सेवकों के जाति प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं, उन्हें तत्काल महत्वपूर्ण पदों से अलग किया जाए। ऐसे सभी प्रकरणों की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागवार नियमित समीक्षा की जाएगी। राज्य योजना आयोग लॉकडाउन के कारण प्रभावित कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों के 9 विकासखंडों में लेबर्स रिसोर्स सेंटर की स्थापना करेगा। राज्य योजना आयोग की आज हुई बैठक में बताया गया कि ये सेंटर बलरामपुर, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली, राजनांदगांव, कांकेर और बस्तर जिले के विकासखंडों में स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों के माध्यम से कामगारों को विभिन्न विभागों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कामगारों के पंजीयन के साथ ही उन्हें कौशल विकास करने में सहायता भी प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य योजना आयोग ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट कार्यक्रम के सहयोग से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की है। यह प्रकोष्ठ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करेगा और उन्हें अधिक मजबूत बनाने के लिए अपनी अनुशंसा प्रदान करेगा। इसके लिए इस प्रकोष्ठ में 6 विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गई है। राज्य सरकार आगामी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के लिए 70,000 नए बारदाने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदेगी। इसके अलावा पीडीएस के बारदानों को भी एकत्र किया जा रहा है। साथ ही साथ मिलर के पुराने बारदानों का भी सत्यापन किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार से 3.5 लाख बारदाने उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। राज्य सरकार के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा उसे पिछले महीने बताया गया कि छत्तीसगढ़ को की जाने वाली बारदानों की आपूर्ति में 50% की कटौती की गई है और अब प्रदेश को 1,83,000 गठान बारदानों की आपूर्ति की जाएगी। अब तक केंद्र की ओर से छत्तीसगढ़ को 56,000 गठान बारदाने भेजे गए हैं। राज्य सरकार के अनुसार धान खरीदी के लिए 4.5 लाख गठान से अधिक बारदानों की जरूरत है। धान खरीदी प्रभावित न हो, इसके लिए राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर बारदानों की आपूर्ति के लिए कार्यवाही कर रही है। रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने या विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाने कहा है। डॉक्टर सुंदरानी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है,
लेकिन आईसीयू में होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे मामले अधिक आ रहे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने कोरोना लक्षण दिखने पर भी जांच कराने या डॉक्टर को दिखाने में देर की है। डॉक्टर सुंदरानी ने कहा कि घर के युवा सदस्यों को कोरोना संक्रमण के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि उनके घर के बुजुर्ग सदस्य कोरोना संक्रमित होने से बच सकें। उन्होंने कहा कि लक्षण दिखने पर यदि तुरंत जांच कराई जाए तो कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। इस बीच बिलासपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद महाजन ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना से बचाव के लिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये स्लोगन है हमारा, इसको बचाव का। और बचाव के लिए तो आपको मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग रखना है और हैंड वॉश करना है, आपको बार और फिर से दूर रहना है, ये सब करना है, तभी आप बचाव से बच सकते हैं। इस बीच महासमुंद कलेक्टर कार्तिकेया गोयल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वे होम आइसोलेशन में चले गए हैं। उन्होंने हाल ही में उनके संपर्क में आए अधिकारियों और अन्य लोगों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें किसी प्रकार के लक्षण नजर आते हैं तो वे अपनी कोरोना जांच जरूर कराएं। इस बीच स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त संचालक सुभाष पांडेय ने त्योहारों के मद्देनजर होने वाले राउत और सुआ नाचा के दौरान कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इधर रायगढ़ जिले में कोविड ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के मामले में एक लैब टेक्नीशियन की सेवा समाप्त कर दी गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय से 20 नए एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपात स्थिति में मरीजों और घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए यह एम्बुलेंस वाहन विभिन्न जिलों में भेजे जाएंगे। इन्हें मिलाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 300 एम्बुलेंस वाहनों के जरिए आपात चिकित्सा सुविधा जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सकेगा। इनमें 29 उन्नत जीवन रक्षक प्रणाली वाली एम्बुलेंस भी शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोक प्रसारण दिवस आज मनाया जा रहा है। यह दिन 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। इस अवसर पर नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में प्रत्येक वर्ष विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने हाल ही में बिहार में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव और मध्यप्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना तथा गुजरात में हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत को विकास कार्यों की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि जनभावनाओं के अनुसार किए गए कार्यों से ही लोगों का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने देश की सीमा पर और छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में तैनात सैनिक, अर्धसैनिक बलों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि जब पूरा देश दीपावली पर्व मना रहा है तब हमारे ये साथी देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनकी बदौलत ही आज हम अपना त्यौहार शांतिपूर्वक मना पा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश के शहीद जवानों के परिजनों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि जवानों ने असाधारण वीरता और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की और शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि जवानों का साहस और शौर्य सभी के लिए अनुकरणीय है। श्री बघेल ने कहा कि शहीद जवानों के परिजनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद जवानों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान की राशि भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के शुभकामना संदेश को पुलिस महानिदेशक और जिले के पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से शहीद के परिजनों को भेंट किया जाएगा। इस बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज दुर्ग जिले के शहीद अमित नायक के घर पहुंचे और उनके परिजनों से भेंट कर मुख्यमंत्री का संदेश दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांवों के विकास के लिए गौठान को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से पैरा दान की अपील भी की है। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि इससे फसल की सुरक्षा भी होगी, साथ ही जैविक खेती का मार्ग भी प्रशस्त होगा। उन्होंने किसानों से कहा कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए खेतों में फसल अवशेष को जलाने की बजाय गौठानों में पैरा दान करें।
श्री बघेल ने कहा कि धान उत्पादन करने वाली किसानों को एथेनॉल का प्लांट लगने से मदद मिलेगी। इससे किसान आर्थिक रूप से समृद्ध भी होंगे। उन्होंने कहा कि गांव का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोबर से दिए, वंदनवार, शुभ लाभ, वॉल हैंगिंग बनाने वाली महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं और उनके इस काम से छत्तीसगढ़ को देश के बाहर भी पहचान मिली है। राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 के विजेताओं को विश्व शौचालय दिवस पर आगामी 19 नवंबर को पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन द्वारा राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 के तहत बीते 25 जुलाई से 2 अक्टूबर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी। कुल 18 श्रेणियों में आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब 3,000 से ज्यादा संस्थानों और व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। चयनित विजेताओं को कुल 4 करोड़ 35 लाख रुपए के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल विभाग द्वारा अलीपुरद्वार से लोकमान्य तिलक के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएगी। यह गाड़ी केवल अलीपुरद्वार से 13 और 15 नवंबर को लोकमान्य तिलक के लिए चलाई जाएगी। यह गाड़ी प्रदेश के बिलासपुर और रायपुर स्टेशन से होकर गुजरेगी। महासमुंद जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने बेरोजगार युवाओं को ठगों से सावधान रहने की सलाह दी है। कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जिला स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती निकाले जाने की गलत जानकारी फैलाई जा रही है। सीएचएमओ डॉक्टर एनके मंडपे ने कहा कि जिला स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा किसी भी तरह की सीधी भर्ती के पद नहीं निकाले गए हैं। उन्होंने बेरोजगारों को भ्रामक जानकारी से बचने और प्रलोभन देने वालों के खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में जानकारी देने को कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजनांदगांव जिले के करीब 17,000 चिटफंड निवेशकों को 7 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। गौरतलब है कि निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली एक चिटफंड कंपनी पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया था। आज मुख्यमंत्री ने इसी राशि से इस कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लौटाई है। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में धनतेरस का त्यौहार आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धनतेरस के साथ ही दीपावली महोत्सव का पर्व शुरू हो जाता है। आज के दिन धन वृद्धि के लिए, कुबेर और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। आज प्रदेश भर के बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है। अब मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व बिहार के ऊपर स्थित है, जिसके असर से प्रदेश के 1-2 स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने आज मंत्रालय के सामने निर्मित शहीद वीरनारायण श्रम अन्नदान योजना दाल भात केन्द्र का शुभारंभ किया। केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी 16 से 17 नवंबर तक संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2019 का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर पूनम शर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोंडागांव जिले में एटीएम चोरी कर उससे रुपए निकालने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.5 लाख रुपए की कीमत का 43 किलो गांजा बरामद किया गया है। और दीपावली त्यौहार के मद्देनजर बालोद में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने पुलिस के द्वारा आज फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान दुकानदारों को सामान सड़क पर नहीं फैलाने की हिदायत दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर काम कर रहे शासकीय सेवकों को राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त किया जाएगा। कोरोना संकट और लॉकडाउन से प्रभावित कामगारों की सहायता के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों के 9 विकासखंडों में लेबर्स रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। धनतेरस के साथ ही आज से हुई 5 दिनों की दीपावली पर्व की शुरुआत। बाजारों में दिख रही रौनक। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।